नमस्कार प्यारे साथियों। अब से आप लोग को एक दिन में 2 वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम का जो समय है ये काफ़ी नज़दीक आ गया हुआ है। तो इम्तियाज़ अहमद का जो बिहार स्पेशल है उसमें भी टॉपिक बहुत अधिक है। तो उसको अगर यहाँ इंक्लूड करेंगे तो फिर वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा ये लगभग 1 घंटा से अधिक का हो जाएगा। तो आप लोग भी इसे ठीक से देख नहीं पाइएगा, तो दोनों को क्या करेंगे कि अब अलग-अलग कर देंगे। तो इसमें जो बिहार एसपीडी का था पेज नंबर 1 से लेकर के 20 तक, यानी कि 2 पार्ट में अलग-अलग इसको कंप्लीट करा दिए हुए थे। आज पेज नंबर 20 से लेकर के 31 या 32 तक जो भी है वहाँ तक हम लोग इसे कवर करेंगे। तो केवल जो इम्पोर्टेंट होगा केवल उसी को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसमें देखिए 27वां जो मालाबार युद्धाभ्यास है ये किसका है? तो मालाबार जो होता है, इस क्वेश्चन को देखिए टीचर में भी पूछा गया हुआ था और बीपीएससी से प्री में भी पूछा दिया है क्वेश्चन, यहाँ भी पूछने का संभावना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्वाड देशों का ये कैसा है? तो बहुपक्षीय है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर इसमें किया गया, कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ये किसका है? तो नौसेना का है। और लेकिन अगर पूछा जाए कि क्वाड में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा देश शामिल है, या कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि शामिल नहीं है, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत हो जाता है। उसके बाद में नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, ये मंगोलिया के उलान बटोर में थल सेना का है, यहाँ छोड़ दीजिए। उसके बाद में एक यहाँ से याद रखिए कि खान क्वेस्ट, ये बहुराष्ट्रीय है, ये मंगोलिया में हुआ थल सेना का, ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है इसमें देखिए 12वां एक्वेरिन अभ्यास जो हुआ ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ। चौबटिया उत्तराखंड में हुआ। यहाँ इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है मालदीव के बीच में हुआ, ये इसको तो याद ही रखिए। लेकिन अगर जगह पूछा जाए तो ये चौबटिया जो हुआ ये उत्तराखंड में हुआ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कैसा है? तो ये थल सेना का है। उसके बाद में छठा पूछा जाए एक था अभ्यास, तो ये भी भारत और मालदीव के बीच में हुआ, तो ये मालदीव में ही हुआ, ये नवसेना का है। उसके आगे अल मोहम्मद अल हिंदी, ये भारतीय नौसेना रॉयल सऊदी अरब के बीच में हुआ। तो सऊदी अरब के बीच में अल मोहम्मद अल हिंदी आपसे पूछा जाएगा कि किन 2 देशों के बीच का है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच का है। ये कैसा है? तो नौसेना का है। सऊदी अरब के अल जुबैल स्थान जो है वहाँ पर ये हुआ। अभ्यास इनियचोस, ये जो हुआ बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये ग्रीस के एंड्राबिंडा एयरबेस में हुआ। ये कैसा है? तो ये वायु सेना का है। कोंकण एक्स, भारत और यूके के बीच में अरब सागर में कोंकण तट पर, यह नौसेना का है। उसके बाद 13वां बोल्ड बोल्ड जो कुरुक्षेत्र है ये भारत और सिंगापुर के बीच है। जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में हुआ, ये थल सेना का है। तरकस 6 एक्सरसाइज अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में ये चेन्नई में हुआ, ये थल सेना का है। उसके बाद पहला साइक्लोन, इसमें भारत और मिस्र के बीच में हुआ था, राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था, ये थल सेना का है। 21वां वरुण अभ्यास, ये कहाँ? तो भारत वरुण पूछा जाता है, भारत और फ्रांस के बीच में महत्वपूर्ण है ये भी। तो पश्चिमी तट पर हुआ, ये किसका? तो नौसेना का है। उसके आगे 8वां हरिमो शक्ति अभ्यास 2022, किसके बीच? तो भारत और मलेशिया के बीच। ये कहाँ हुआ? तो ये मलेशिया में हुआ। ये किसका है? तो ये थल सेना का है। बस इसमें से इतना ही याद रखिए, ठीक है। उसके आगे देखिए नवगठित जांच समितियाँ, तो मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु जो समिति का गठन किया गया, इसका अध्यक्षता किसके द्वारा? तो राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु अध्यक्षता पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति किसके द्वारा? तो गीता मित्तल के द्वारा। इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उसके बाद मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए जो समिति का गठन किया गया, हिंसा की जो जांच हुआ था इसके लिए किसके? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लंबा के। इसमें अजय लंबा पूछा जाए अगर पुनर्वास कार्यों के लिए तो गीता मित्तल, ठीक है। और पूछा जाए कि हिंसा के जांच के लिए तो अजय लंबा। हिंसा जो होता है इसका जांच काफ़ी लंबा चलता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये कौन थे? तो पूर्व सीजेआई मुख्य न्यायाधीश। चिता परियोजना की देख रेख हेतु जो समिति का गठन किया गया, ये किसके अध्यक्षता में किया गया था? राजेश गोपाल। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। प्रदीप नंद राज जोग जो समिति है ये डिफॉल्टरों से किसे पैसे की वसूली हेतु, एक यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। उसके बाद आइए लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा, तो इसको याद रखिए। उसके आगे है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की समिति के जो है ये अध्यक्ष पीएम मोदी के द्वारा। उसके आगे है अजय भल्ला समिति, भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु। इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। बस इसके बाद इसमें जितना है अधिक दिया गया है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए।
नई शिक्षा नीति। तो 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री, क्या नाम है, तो रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तो घोषणा अगर पूछा जाए कब, तो 29 जुलाई 2020 को। इसका नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के जो प्रमुख है के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। तो एक नाम यहाँ है के कस्तूरी रंगन, इसको याद रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है। इस मसौदा इसका किसके द्वारा तैयार किया गया, तो के कस्तूरी रंगन के द्वारा। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में जो सक्रिय 10+2 का जो शैक्षिक मॉडल है, इसके स्थान पर अब 5+3+3+4, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। पूछा जाए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये उत्तराखंड है। धारा 370 तथा 35A समाप्त परीक्षा उपयोगी जो तथ्य है उसको देखिए। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष जो दर्जा है समाप्त कर धारा 370 और 35A को क्या कर दिया गया, तो ये हटा दिया गया। और 3 खंडों में खंड ए अभी भी क्या है, तो ये लागू है। 5 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया ये सब। और 31 अक्टूबर 2000 जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या हुआ कि ये अस्तित्व में आया। और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर बने। नीति आयोग, तो ये तो बना ही है क्वेश्चन छपने के लिए। तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। इसका एक क्या है, तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा दिए हैं। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। और नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष था अरविंद पनगडिया। और नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर थे। ये प्रथम CEO कौन, वर्तमान CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम जी। भारत में GST लागू कब से हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। 101 संविधान संशोधन के द्वारा भारत में GST लागू किया गया। अगर बिल पूछा जाए तो 122वां बिल प्रस्तुत किया गया था, लेकिन संशोधन पूछा जाए तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा GST लागू किया गया। इसमें टोटल अगर डिजिट की संख्या देखा जाए तो 15 होता है और निर्धारित दर 5, 12, 18, 28, 4, सिर्फ इतना याद रखिए, ठीक है। उसके आगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जिनेवा गिलबर्ट हैंगबो इसमें हो जाते हैं, ठीक है। 187 इसमें सदस्य है, 187वां सदस्य इसमें कौन हो जाएगा, तो टोंगा हो जाएगा। और इंटरपोल, तो इसका लियोन्स फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है 1923 में। जुर्गेन स्टॉक इसके क्या है, तो महासचिव है, 194 सदस्य है। 194वां सदस्य इसका किरीबाती हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 न्यूयॉर्क एंटोनियो गुटरेस 193वां सदस्य इसमें दक्षिणी सूडान है। टोटल सदस्य संख्या देखा जाए तो 193। उसके आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है, इसका स्थापना कब, तो 1945 में। वाशिंगटन DC क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसका कौन है, तो अध्यक्ष। 190 इसका 90वां सदस्य कौन है, तो अंडोरा हो गया, या अंडा लिखा आ रहा है तो अंडोरा, ठीक है। 190 अंडा, जीरो अंडा, हम लोग जीरो का अंडा बोलते हैं ना, तो अंडोरा हो गया। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक 1945 वाशिंगटन DC। अजय बंगा छपने वाला क्वेश्चन, इसमें 189 यहाँ 9 आ रहा है, तो 9 से नौरू याद रखिए, नौरू है ना, ठीक है। उसके आगे विश्व बैंक हो गया। उसके आगे याद रखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, प्रमुख इसका जो है कैथरीन रसेल, बस इसमें यहाँ नाम एक इम्पोर्टेंट है, कैथरीन रसेल। WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1948 में। टेड्रोस अधानोम इसका नाम है, ठीक है, ये आधा पागले है, समझिए। टेड्रोस अधानोम जब कोविड आया हुआ था उस समय काफ़ी अलूल जलूल ये 194 इसमें सदस्य देश है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है। 37 इसमें सदस्य है। 37वां सदस्य इसमें कौन सा है, तो ये कोलंबिया है। माथियास कॉमन जो है इसका महासचिव है। नाटो का तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसका महासचिव, ये नाम इम्पोर्टेंट है। और 31वां सदस्य अगर देखा जाए तो नाटो का कौन बना है, तो ये फिनलैंड बन गया है। हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना 1949। ये सब महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा।
ईयू का, यूरोपियन यूनियन का 1998 में, इसमें 27 क्या है तो टोटल ब्रिटेन अब ईयू का, यूरोपियन यूनियन का सदस्य ब्रिटेन अब नहीं रहा। तो उर्सुला वॉन डेर लियन ये कौन है, तो इसका जो है संयुक्त इसमें जो है महासचिव है। G20 में कौन है तो 19 कंट्री और एक जो है ईयू शामिल हो गया है। अभी जो है अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो अफ्रीकन यूनियन में अगर पूछा जाए तो टोटल जो देशों की संख्या इसमें 55 है। ओपेक का पूछा जाए तो इसमें 13 देश आता है। कतर और इक्वाडोर अब इससे बाहर हो गया है। तहथम अल घिस इसका महासचिव हो जाता है और 1960 में स्थापना वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर। अंकटाड का जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1964 में इसका स्थापना हुआ था और महानिदेशक देखा जाए तो रेबेका ग्रीन स्पेन है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, भारत बिहार का डेवलपमेंट में इसका काफ़ी जगह से जो लोन लिया गया है तो ये एडीबी से लिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा भी इसे एडीबी से लिया गया है। तो एडीबी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 1966 में इसका स्थापना। इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो फिलीपींस मनीला में जो पड़ता है। मत्सुगु अस्कावा इसका कौन है तो इसका हेड है। 68 इसमें कौन है तो कंट्री जो देशों की संख्या है 68 है इसमें। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका 2014 में स्थापना। हेडक्वार्टर संघाई के चीन में है, बीजिंग मत कर दीजिएगा। इसका जो है संघाई में चीन में है। अध्यक्ष इसमें डिल्मा रूसेफ है। इसमें देशों की संख्या देखा जाए तो 9 सदस्य देश हैं। 9वां जो सदस्य है ये मिस्र है। इस पर स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और उसके आगे सार्क में, तो सार्क में जो आता है 8 सदस्य है जो भारत से जिसका बाउंड्री लगता है ये सब इसमें है। तो मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, भारत भी है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जिसका सीमा भारत से लगता है। और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। 1885 में इसका क्या हुआ था तो गठन हुआ था। इसाला रुवन वीराकुन इसका जो है ये हेड है। इसके बाद में एपेक का देखिए, एपेक में 21 है, ठीक है। इससे पहले ओपेक में अगर पूछा जाए तो ओपेक में 13 और लेकिन एपेक में पूछा जाए तो इसमें 17 है। ये विकासशील देशों का संगठन है ये। इसमें 21 है। इसमें 21वां सदस्य जो है ये वियना है। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स, तो सरगेई रवाब को भी इसका हो गया हेड। इसमें हेड और इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में। 5 है ब्राज़ील, रसिया इसमें नाम पर ही है, जानते भी होइएगा, BRICS। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका गुरुग्राम हेडक्वार्टर इसमें जो हरियाणा में पड़ता है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर भारत में पड़ता है तो गुरुग्राम में। इसका स्थापना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 2015 में। महानिदेशक अजय माथुर। 102वां सदस्य एंटीगुआ और बारबुडा है। तो ये महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ हुआ तो आयोजन इसका 22 से 24 अगस्त जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ये छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सम्मेलन की अध्यक्षता तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के द्वारा किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए तो PM मोदी के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का जो विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, ठीक है, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी है। इसमें शामिल जो 9 देश में जो 6 नए जो कंट्री आया, इसमें मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया, UAE, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन जो हुआ जेद्दा सऊदी अरब में हुआ। अध्यक्षता मोहम्मद बिन सलमान। ये PM है कहाँ के तो सऊदी अरब के। उसके आगे याद रखिए G7 का जो 7वां 49वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ ये कहाँ हुआ तो आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ हुआ तो जापान में, हिरोशिमा जापान में। 1921 मई के बीच में हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका अध्यक्षता तब वहाँ के जो PM है, क्या नाम है इनका तो फुमियो किशिदा के द्वारा किया गया। 48वां जो कहाँ हुआ था तो 22 में जर्मनी में हुआ था। 50वां जो होगा ये इटली में होगा नेक्स्ट 2024 में, तो इसको याद रख सकते हैं। 23वां SCO शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ तो ये भारत में हुआ। 22वां उज्बेकिस्तान समरकंद में हुआ था। 18वां G20 शिखर सम्मेलन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये इसका आयोजन भारत में। इसका जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत। पहला G20 शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में हुआ था। एक सेकेंड, चलिए इसके आगे देखिए।
COP15 देखिए, COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022, इसका जो आयोजन हुआ था 19 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। अध्यक्षता किसके द्वारा था? चीन के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लुटेरा क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। अध्यक्षता चीन के द्वारा, लेकिन आयोजन अगर पूछा जाए तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। भारत का प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण जलवायु मंत्री है, इनके द्वारा। इसमें 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य इसमें क्या किया गया है तो तय किया गया है। COP27 अगर पूछा जाए तो COP27 ये कहाँ, तो COP15 देखा जाए तो मॉन्ट्रियल कनाडा में, लेकिन 27 पूछा जाए तो शर्म अल शेख ये जो हुआ था ये मिस्र में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। मिस्र के विदेश मंत्री समय शेखरी के द्वारा अध्यक्षता किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव के द्वारा ही किया गया था। इसका विषय जो रहा डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लेनेट हो जाएगा। COP26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके 2021 में किया गया, लेकिन अगर 28वां पूछा जाए तो UAE 2023 में ये यहाँ किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। संयुक्त अरब अमीरात में पहला ITU शिखर सम्मेलन 2022, इसका आयोजन 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली किया गया। ITU में कौन सा शामिल है, ये क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है। तो इंडिया, इजराइल, USA और UAE। ये टीचर जो एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इस मुख्य बिंदु जो है 6 क्षेत्रों में, तो जल, ऊर्जा, परिवहन, उसके बाद में जो है अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर इसमें क्या किया गया तो चर्चा किया गया। नाटो शिखर सम्मेलन ये छोड़ सकते हैं। उसके आगे चलिए, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23, अभी जो देखे हैं अंतर्राष्ट्रीय था, अब जो है राष्ट्रीय सम्मेलन जो होगा उसको हम लोग देखेंगे। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ, ये महत्वपूर्ण है, तो गांधीनगर, ये गुजरात में हुआ। 1 से 2 अगस्त कब, तो 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन महिला बाल विकास मंत्री किसके द्वारा, तो स्मृति ईरानी के द्वारा। सम्मेलन का विषय महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी समावेशी और न्याय संगत। G20 देशों के निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना इसका उद्देश्य हो गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये छपने वाला क्वेश्चन, तो ये नाडी जो फिजी में पड़ता है, 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा था, विदेश मंत्री S जयशंकर जी के द्वारा किया गया। 30वां राष्ट्रीय बाल कांग्रेस सम्मेलन, इसका आयोजन अहमदाबाद, बताए भी हुए थे कि बच्चे में जो होता है ये अहम नहीं होता है। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में किया गया। बस आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो अहमदाबाद। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में किया गया। मुख्य अतिथि पूछा जाए तो मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना का राष्ट्रपति हैं। इसका विषय देखा जाए तो डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। डेफ एक्सपो 2022 अहमदाबाद और गांधीनगर में किया गया। ये कहाँ, तो ये गुजरात में किया गया। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022, इसका आयोजन सेमिकॉन, इसका कहाँ, तो बेंगलुरु में किया गया अप्रैल 2022 में। इसका उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों के रूप में स्थापित करना है। विंग्स इंडिया, इसको छोड़ दीजिए, बस जो बताए हैं उतना याद रखिएगा। उसके बाद वर्ष 2021 से 23 के बीच विभिन्न जो ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन त्रिनेत्र, सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के जो पुंछ जो जिला है, वहाँ जो छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के हेतु ऑपरेशन करुणा, भारतीय नौसेना के द्वारा जो म्यांमार में जो चक्रवात आया हुआ था, इसके लिए तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑपरेशन करुणा, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन जो है कावेरी याद रख सकते हैं, तो सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त, तो भूकंप जो आया था तुर्की और सीरिया में, तो वहाँ मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गंगा, ये कहाँ चलाया गया, तो यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। देवी शक्ति पूछा जाए तो ये अफगानिस्तान में। बस इतना ही याद रखिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी क्वेश्चन बनेगा उतना ही बनेगा। ऑपरेशन गंगा इसको छोड़ दीजिए। इसका एक और यहाँ से है, गलवान घाटी जो झड़प हुआ था भारत और चीन के बीच, 15 से 16 जून 2020 को देखने के मिला हुआ था पहली बार। और सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा, ये कब, तो 29 सितंबर 2016 को।
उसके बाद भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 ये 7वां है, ठीक है। तो इसमें इसका जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसमें प्रथम स्थान पर देखा जाए तो इंदौर रहा, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये छपेगा, इस पर स्टार लगा लिए हैं, ठीक है। उसके आगे पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 जारीकर्ता बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा इसे जारी किया गया। बड़े और छोटे राज्यों में देखा जाता है, बड़े राज्यों में हरियाणा, छोटे राज्यों में सिक्किम। बिहार का स्थान इसमें 15वां है। स्कोर पूछा जाए तो 0.461 हो जाएगा। उसके बाद आइए 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल रहा, दूसरा पंजाब, तीसरा तमिलनाडु। और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान गोवा रहा, दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम। इसके आगे याद रखिए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, तो इसमें जारी करता वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा प्रथम स्थान पर गुजरात रहा, दूसरा हरियाणा, तीसरा पंजाब। महत्वपूर्ण है, ठीक है। और बिहार का स्थान इसमें 19वां रहा, स्कोर 2.77 रहा। सुशासन सूचकांक 2021 इसको छोड़ दीजिए, गुजरात प्रथम स्थान पर, इस पर गुजरात ही रहा, इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, सतत एसडीजी जो होता है, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2021 का नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा पुराना है लेकिन महत्वपूर्ण है। प्रथम स्थान इसमें केरल का रहा, स्कोर 75, दूसरा हिमाचल और तमिलनाडु का इसमें संयुक्त रूप से रहा। और बिहार का स्थान इसमें 28वां रहा, सबसे अंतिम रहा बिहार, स्कोर इसमें 52 रहा। तो यहाँ प्रथम और अंतिम जो स्थान है इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बिहार का स्थान कैमा रहा, तो सभी राज्यों में यह सबसे नीचे रहा, 28वां स्थान पर अपना बिहार ही रहा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसमें बताए थे कि जो अच्छा, जितना अच्छा नाटक करता है उसको उतना अच्छा जस्टिस मिलता है। तो कर्नाटक, ठीक है। तो नाटक, तो इसमें याद रख सकते हैं प्रथम स्थान पर कर्नाटक के द्वारा। बिहार का स्थान इसमें कैमा है तो 16वां है, इसका स्कोर 4.32। स्कोर भी याद रख सकते हैं, कथन और कारण वाला में दे दिया जाए तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जस्टिस में बिहार का स्थान 16वां, प्रथम स्थान कर्नाटक जारी करता टाटा ट्रस्ट, बिहार का स्कोर 4.32। विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। इसमें सम्मिलित देशों की संख्या 120 और शीर्ष जो है इसमें स्वीडन है। भारत का स्थान इसमें देखा जाए तो 67वां, ठीक है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में किसके द्वारा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा। सम्मिलित देश इसमें कितना, तो टोटल 120। प्रथम स्थान पर इसमें स्वीडन, भारत का स्थान 67वां। 2021 में कितना था, तो 87 था। तो इसको छोड़ दीजिए, अभी क्या याद रखिए। वैश्विक शांति सूचकांक, शांति में तो आइसलैंड प्रथम स्थान पर, जो ठंडा जगह होता है वहाँ काफ़ी शांति मिलता है, तो आइसलैंड। भारत का स्थान 126वां, 2022 में 135 था। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इसमें प्रथम स्थान जापान मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब 80वां भारत का स्थान है, प्रथम स्थान सिंगापुर। टोटल कंट्री इसमें शामिल 193। कथन और कारण वाला में ही क्वेश्चन पूछेगा इसको। उसके आगे ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, इसमें स्थान 127वां, विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें भी प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो आइसलैंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 180 कंट्री में भारत का स्थान 161वां है, 2022 में 150 था। प्रथम स्थान पर इसमें कौन है, तो नॉर्वे है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो एक विश्व बैंक के द्वारा 139, सिंगापुर 38वां। इसको ट्रिक से सब पूरा पहले बता चुके हैं। तो लॉजिस्टिक ये मतलब सिंगापुर, ठीक है। एक विद्या 38 और गया गाना गाने के लिए, सिंग गाने के लिए, ठीक है। तो 139वां स्थान इसमें याद रखिए, 139 में टोटल है, 38वां स्थान भारत का है। सिंगापुर का प्रथम स्थान है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इसमें 126वां स्थान है भारत का। फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। इसका पूछा जाता है कि किसके द्वारा, था सतत विकास SDSN के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये पूछा जाता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद आइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 121 टोटल कंट्री में भारत, बेलारूस प्रथम स्थान पर, मतलब यहाँ हंगर नहीं है, भारत में स्थान अगर देखा जाए तो 107वां स्थान है भारत का।
भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना? तो 107वां, टोटल 121 देशों में। उसके बाद में मानव विकास सूचकांक, तो यूएनडीपी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक किसे के द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। इसमें टोटल 191 कंट्री सम्मिलित है, जिसमें स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 132वां है। ठीक है, तो 2021 में भारत का स्थान कैमा? तो ये 132वां हो जाता है। बस इसमें इतना रहने दीजिए। उसके आगे देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो वित्त मंत्री इसके द्वारा तो निर्मला सीतारमन ने 31 जनवरी 2023 को, यहाँ से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण ये कब प्रस्तुत किया गया? तो 31 जनवरी 2023 को। ठीक है, संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 प्रस्तुत किया गया। इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य आर्थिक सलाहकार अगर बी अनंत नागेश्वरन के द्वारा यह तैयार किया गया था। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण के अगर थीम पूछा जाए तो मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख दिए हुए हैं। तो इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या है? तो मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के महत्वपूर्ण जो तथ्य है इसको देखिए। तो विकास जो दर है मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% जो है वास्तविक रहने का उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष का विकास दर कितना रहा था? तो 8.7% ये रहा था पिछले वर्ष, लेकिन अभी कितना है वास्तविक जो रहने का अनुमान है? ये 7% विकास दर। ठीक है, उसके आगे देखिए वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर 6 से 6.8 रहने का अनुमान है। तो ये जीडीपी क्या कहा जा रहा है? अर्थव्यवस्था की विकास दर अगर पूछा जाए तो ये 7% मार्च 2023 में वास्तविक, और लेकिन जीडीपी का पूछा जाए तो विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। इसके बाद में पीपीपी जो होता है, क्रय शक्ति क्षमता, जो परचेजिंग पावर, जो प्यूरिटी जो होता है, इसमें जो तीसरा है, जबकि बिना इसमें देखा जाए कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी कि इसमें देखा जाता है पीपीपी में अगर पूछा जाए तो इसमें भारत का जो है याद रख सकते हैं। पीपीपी 3 अक्षर ये भी है, तो तीसरा में याद रखिए। मतलब कि देखा जाता है कि पैसा से अगर आपके पास अगर 100 रुपया है, ठीक है, तो 100 रुपये में कितना वस्तु आप खरीद सकते हैं, इसका क्षमता देखा जाता है, ये होता है। आपके पास अगर अधिक पैसा है लेकिन आपका जो परचेजिंग जो पावर है ये कम है, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति जो निवल राष्ट्रीय आय, मतलब कि नेट जो राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्य पर पूछा जाए 2022-23 में तो 96,522 रुपया है प्रति वर्ष ये होता है। तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि अगर 5.5% ये रहा, 5.5% है। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है यहाँ है, तो 96,522 रुपया, इसको याद रखिए। प्रति व्यक्ति जो निवल नेट जो स्थिर मूल्य पर आए। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4 रहा, जो पिछले वित्त वर्ष 6.7 रहा है। तो पिछले अभी के याद रखिए, तो 22-23 के दौरान राजकोषीय घाटा, ये छपने वाला क्वेश्चन है, 6.4%, इसमें याद रखिए। और उसके आगे दिसंबर 2022 के अंत तक यहाँ पूछा जाएगा, दिसंबर 2000 विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये डाटा जो है इसको याद होना चाहिए। तो 562, उसके बाद में 7.72, तो 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर। मुद्रास्फीति की दर इसको छोड़ सकते हैं, 6.8 रहने का अनुमान है, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। उसके आगे जो यहाँ देखिए वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर, तो सेवा में वृद्धि दर कितना रहना? 9.1 रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष 8.4 से ये अधिक है। भारत में विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देश, तो भारत सर्वाधिक जो निर्यात करता है, जो निर्यात भारत सर्वाधिक किसे करता है, जहां हम लोग भेजते हैं, तो अमेरिका का, उसके बाद यूएई का, उसके बाद नीदरलैंड, तो जाकर के चीन का चौथा आता है। सब सर्वाधिक जो करते हैं हम लोग निर्यात अमेरिका को करते हैं। उसके बाद में यूएई संयुक्त अरब अमीरात को करते हैं। उसके बाद नीदरलैंड का तीसरा का स्थान आता है, नीडर तीसरा का नाम पर ये भी आता है। ठीक है, उसके बाद चाइना जो है ये चौथे स्थान पर आता है। लेकिन सर्वाधिक आयात जो भारत करता है, जहाँ से हम लोग मंगाते हैं, तो इससे चीन से मंगाते हैं, उसके बाद यूएई से मंगाते हैं, तो जाकर के अमेरिका का इसमें तीसरा स्थान आता है। तो ये दोनों छपने वाला क्वेश्चन है। भारत 2022 में 100 अमेरिकी
100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। बस इसको याद रख लीजिए, पूछा जाएगा कि शीर्ष प्रेषणकर्ता कौन बन गया है, तो ये भारत बन गया है। कुल प्रजनन दर 2.1 हो गया है, जो पहले कितना था, तो 2.4 था, अभी ये महत्वपूर्ण है। और शिशु मातृ दर 38.4 हो गया है, जो पहले 46.0 था। नवजात जो मृत्यु दर है 24.9 हो गया है, जो पहले कितना था, तो 29.5 था। तो ये तीनों के एक साथ ही आपको कथन और कारण में देखने को मिलेगा, अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन अगर यहाँ से बन रहा है तो एक साथ ही क्वेश्चन पूछेगा, पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है या सही है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो कुल प्रजनन दर अब कितना हो गया, तो 2.1। हम दो हमारे दो वाला बात छोड़ दीजिए, अब हम दो हमारे एक वाला नीति अपनाएगी है, ठीक है। तो यहाँ हो गया तो 2.1 याद रख सकते हैं। और शिशु जो मृत्यु दर है तो ये 38.4 हो गया है, और नवजात 24.9 हो गया है। पहले कितना था, तो 29.5 था, पहले 2.4 था, ये सब याद रखिएगा। शिशु मृत्यु दर 46.0 था पहले, ये सब महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8 पर पहुंच गया है। बस इसको याद रखिए, पूछेगा नहीं। हाँ, यहाँ जरूरी है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन का जो उत्सर्जन जो रखा गया है भारत के द्वारा लक्ष्य, ये कब तक, तो 2070 तक, ये छपने वाला क्वेश्चन है। उसके आगे है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2027 तक ऊर्जा के मामले में क्या हो जाएगा, तो ये आत्मनिर्भर हो जाएगा। और भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% तक कम करेगा। ये कार्बन के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, इसको छोड़िए। यहाँ देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट जो है इस पर लगा दिए हैं। और लाइफ याद रखिएगा, पर्यावरण के लिए जीवन शैली के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है, ये लाइफ, ठीक है, ये पर्यावरण से संबंधित है, जीवन शैली, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उसके आगे जो है, भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है। तो इसमें यहाँ पूछा जाएगा कितना, तो दूसरा, इसमें याद रखिए। और अक्टूबर 2022 तक 2329 से 59 किसान रेल ने लगभग 7.91 लाख टन जो खराब होने वाला वस्तु था, इसका क्या किया था, परिवहन किया। तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा कितना ट्रेन, ये नहीं पूछा जाएगा। 7.91 लाख टन, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। और उड़ान योजना, पूरे देश का आम नागरिक जो होता है, 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने इसका लाभ उठाया है। इसका कब शुरू किया गया था, तो 2016 में इसका शुरू किया गया था। चलिए, उसके आगे केंद्रीय आम बजट है, इसको भी देख लीजिए। थोड़ा धुंधला आया है जी, चलिए कोई बात नहीं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ये कब प्रस्तुत किया गया, तो 1 फरवरी 2023 को। तो ये अपना कहना था 5वां केंद्रीय जो बजट है, इसको प्रस्तुत किया। 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 7.5% किया है, तो ये अधिक है। ये अमृतकाल का जो अगर देखा जाए, तो अमृतकाल का ये पहला बजट है, ठीक है। अमृतकाल के लिए विजन अगर देखा जाए तो इसमें महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो विजन अगर देखा जाए तो सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, उसके बाद में रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण, ये सब कथन और कारण में दे दिया जाएगा। उसके बाद में 2023 से 24 में 7 प्राथमिकताएं, इसका क्या नाम दिया गया है, तो सप्तऋषि नाम दिया गया है, ठीक है, यहाँ महत्वपूर्ण है। समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश क्षमता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, ये सब हो जाएगा। हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति, राष्ट्र की प्रगति, अगर ये दे दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें जो डाटा है, ये बजट अनुमान 2023-24 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, इसमें इसको पूरा याद होना चाहिए। लेकिन इसमें से भी है जो 2-4 है जिस पर टिक लगा है, जहाँ से क्वेश्चन छपने वाला होता है, वो तो हर हाल में याद होना चाहिए। कुल व्यय अगर देखा जाए तो 45.03 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय जो होता है, ये सब बता चुके हैं, पूरा डिटेल्स में समझा चुके हैं। इसका अलग से सेपरेट एक वीडियो भी मिल जाएगा MCQ रूप में, तो उसमें पूरा डिटेल से करा चुके हैं। और इसका जो केंद्रीय बजट या बिहार बजट देख लेंगे, इसमें बजट देखिएगा, उस पर सारा करा दिए हुए हैं। तो कुल व्यय अगर देखा जाए तो 45.03 लाख हो गया। और पूंजीगत व्यय, तो पूंजीगत व्यय जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अच्छा होता है, ये सरकार के लिए, ये हर साल इसको बढ़ाने पर इसमें जोर दिया जाता है। और राजस्व व्यय जो होता है, ये उतना अच्छा नहीं होता है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, ये सरकार के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए तो 10.01 लाख करोड़ रुपया ये हुआ। और राजस्व व्यय
तो 35.02 लाख करोड़ रुपया। उसके बाद राजस्व घाटा पर आइए, तो ये 9.90 लाख ये 2022-23 में देखने को मिला। तो जीडीपी का कितना, तो 3.8 ये 22-23 में, और 23-24 में कितना था, 8.69 लाख करोड़ रुपया। ये जीडीपी का कितना हो जाएगा, तो 2.9%। ये सब पूछा जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राजकोषीय घाटा अगर देखा जाए कितना, तो 2022-23 में कितना, तो कितना, तो 6.4। लेकिन अगर 23-24 में इसका अनुमान कितना है, तो 5.9 रहेगा। और प्राथमिक घाटा, इसमें इंटरेस्ट ये सब जो पे कर दिया जाता है, तो ये 2.3% ये हो गया इसका, 7.06 लाख करोड़ रुपया, जीडीपी का 2.3। ये सब याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। तो एक बार और देखिए, राजकोषीय घाटा अगर पूछा जाए 22-23 में, तो 3.8, ठीक है। 22-23 में तो 3, यहाँ देखिए 3 से इसमें 3×3 9, तो 9.09 लाख करोड़। उसके बाद में 3 से यहाँ खत्म हो रहा है 22-23 में, तो 3.8 से यहाँ शुरू कीजिएगा। लेकिन यहाँ 23-24 में 2.4 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 2.9 से यहाँ से छोटा छोटा ट्रिक है जो क्वेश्चन को सही कर सकता है, ठीक है। तो राजस्व घाटा, उसके बाद में राजकोषीय घाटा, तो ये 22-23 में 6.4 ये रहने का है। और 23-24 में, तो 24 में, यहाँ 23-24 में पूछा जाता है, इसमें 4 मत कर दीजिएगा, जहाँ 4 है उसमें 4 नहीं करना है राजकोषीय घाटा में। तो 22-23 में कितना हो जाएगा, तो 6.4। 23-24 में पूछा जाए तो 5.9। प्राथमिक घाटा 2.3, तो 2-3 प्राथमिक, ये तो बताना जरूरी भी नहीं है, तो याद भी होगा। और रक्षा मंत्रालय के द्वारा तो 5.94 लाख रुपये यहाँ इस पर आवंटन किया गया है। और रेल मंत्रालय को कितना, तो 2.41 लाख करोड़ रुपया। तो रक्षा में 5.94, रेल में 2.41 लाख, ये सब इंपॉर्टेंट है। और शिक्षा में देखा जाए तो 1.13 लाख करोड़ रुपया। उसके बाद कृषि और किसान, तो 1.25 से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 1.25 लाख, सवा लाख रुपया, ये याद रखें ना, 1.25 लाख करोड़ रुपया कृषि के और किसान के मंत्रालय के लिए। प्रमुख योजनाओं के लिए धन आवंटन, तो जल जीवन मिशन के लिए तो 70,000, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़, महत्वपूर्ण। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के लिए 5943 छोड़ सकते हैं। लेकिन पीएम किसान 60,000 करोड़ रुपया, महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,953 करोड़, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपया, कितना में कितना देखे हैं, 60,000 पीएम किसान, और मनरेगा के लिए भी 60,000। और आंगनबाड़ी के लिए देखा जाए पोषण 2.0 के लिए 20,554 करोड़ रुपया। उसके बाद में फेम एक याद रख सकते हैं, ये 5,172 करोड़ रुपया। उसके बाद में उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास हेतु तो 2,491 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2022-23-24 के महत्वपूर्ण तथ्य जो है इसमें ये देख लीजिए, 7% अर्थव्यवस्था बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। जीडीपी का विकास जो दर है, जीडीपी का विकास दर 10.5 23-24 में है, अनुमान है। उसके बाद में पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। जीडीपी का 23-24 में राजकोषीय घाटा जो है 23-24 में बताए हैं कि जिसमें 4 है उसमें 4 नहीं करना है, तब 5.9 का अनुमान है, पीछे देख चुके हैं। और 25-26 में 4.5 से ये कुछ आगे का दे दिया गया है, 25-26। और नए जो टैक्स स्लैब है इसकी संख्या 6 से घटा करके 5 कर दिया गया है, इसमें 7 दे दिया है, 7 से कुछ भी रहे उसको घटा करके 5 कर दिया, याद रखिए। 7 लाख रुपये तक अब इसमें टैक्स फ्री कर दिया गया है। और नई व्यवस्था के तहत उच्चतर जो अधिभार है उसको 37 से घटा करके 25% कर दिया गया है, तो एक यहाँ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए, तो इसको भी याद रखिए। उसके आगे उज्ज्वला के तहत, उज्ज्वला जो योजना होता है इसके तहत कितना, तो ये पूछा जाएगा, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया। एक बार की गई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र, ये सब 2 वर्ष की अवधि के लिए है, 2025 मार्च 2025 तक के लिए। इस पर 7% ब्याज दर से दिया जाएगा, अधिकतम 2 लाख रुपये इसमें जमा कर सकते हैं। इसको छोड़िए, उसके बाद में आइए एमएसएमई की, मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये संविदा जो विश्वास से विश्वास 1 के लिए, इस संविदा निष्पादन के लिए, तो ये विश्वास से विश्वास 1 अगर पूछा जाए तो इसमें एमएसएमई याद रख सकते हैं। लेकिन विश्वास से विश्वास 2 पूछा जाए तो सरकार और सरकारी जो उपक्रम है इसके संविदा का जो भी विवाद होगा इसके निपटारा के लिए। एमएसएमई 1 अगर पूछा जाए तो ये 1 विश्वास से विश्वास 1 हो जाएगा। 2 में तो सरकार और सरकारी उपक्रम के संविदा का जो विवाद होगा उसके लिए, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाएं जो है स्थापित किया जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण। 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना किया जाएगा, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। उसके बाद में रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। देश भर में 100 नई योजनाओं की क्या किया गया है, तो ये शुरुआत किया गया है।
उसके आगे हाँ चलिए, गोवर्धन जो है इसका अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र, ये 509 जो संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके आगे जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर पूछा जाए तो इसके लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिए। और पीएम प्रणाम जो है राज्य के और भूमि सुधार के लिए है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो पीएम प्रणाम अगर पूछा जाए तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। वैकल्पिक जो उर्वरक फर्टिलाइजर, इसका जैविक खाद का इसमें प्रयोग करने पर जोर दिया जाएगा। आर्द्र भूमि में इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना, तो अमृत धरोहर अगर पूछा जाए तो ये किससे था? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। उसके बाद में मिष्टी अगर पूछा जाए, म से मिष्टी, म से मैनग्रोव। ठीक है, तो इसको याद रखिए। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना। ठीक है, बस इतना याद रखिए। उसके अंदर टैक्स का जो स्रोत है इसको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में देख लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट था उसको करा दिए। तो लगभग 40 मिनट और 20 से 25 मिनट का उधर जो क्या है एक वीडियो जो है इसका कराए हुए थे इम्तियाज अहमद का। तो दोनों अगर इंक्लूड कर दें तो 1 घंटा का हो जाएगा, 60 मिनट का हो जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं, लेकिन दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। आपको भी सुविधा होगा देखने में। एक साथ अगर 1 घंटा का हो जाएगा तो आपको भी बोझ लगने लगेगा। तो चलिए ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।